ईडी के साथ बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति जागरूक करने पर दिया जोर। गुजरात के एकता नगर में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, जंगल के क्षेत्र में वृद्धि के साथ ही वेटलैंड के दायरे में भी हुआ इजाफा। केंद्र सरकार का दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास जारी। रबी 2022-23 के लिए दलहन और तिलहन के बीजों की वितरित की जा रही है मिनी किट। कम वर्षों वाले क्षेत्रों पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। उत्तर प्रदेश वाराणसी में शहद मूल्य श्रृंखला में कृषि स्टार्टअप की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। शहद संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परीक्षण और ब्रांडिंग केंद्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना कार्यशाला का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। 14 जनपद के 247 गांव बाढ़ से प्रभावित। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 16 जनपदों में 25 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की गई दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के एकता नगर में हो रहा है। इसका लक्ष्य बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाना है। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था भी है और निरंतर अपनी पारिस्थितिकी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे जंगल के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और वेटलैंड का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, ग्राउंड वाटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी की किल्लत हो रही है। ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण विभाग को भी इसे उतना ही बड़ी चुनौती समझना होगा। हर कोई कहता है पानी को बचाना ये बहुत बड़ा काम है। अभी जो हमने आजादी का अमृत महोत्सव में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा है, क्या पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग इसको लीड कर रहा है क्या? जल संरक्षण का बल दे रहा है क्या? उसी प्रकार से पर्यावरण मंत्रालय और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिल करके भाई ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, उस पर बल देता है क्या? यानी पर्यावरण मंत्रालय के ऐसा है कि जो हर मंत्रालय को दिशा दे सकता है, गति दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है और परिणाम ले सकता है। आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, ग्राउंड वाटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी के लिए बहुत बड़ा जंग करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत है, 1200 फीट नीचे जाना पड़ रहा है। साथियों, ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की नहीं है, बल्कि पर्यावरण विभाग को भी उसे इतना ही बड़ी चुनौती समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर है। प्रधानमंत्री ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका को अहम बताया। भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। और बीज अपने आप में एक संपूर्ण प्रौद्योगिकी का स्वरूप है। इसमें फसलों की उत्पादकता को लगभग 20 से 25% तक बढ़ाने की क्षमता है। खेती के लिए अच्छे बीजों की उपलब्धता से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे किसानों के लिए उच्च आय के अलावा कृषि की इकोसिस्टम और देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से लाभ होता है। कुछ राज्यों में अनिश्चित और कम वर्षों के कारण रबी फसलों, विशेषकर दलहन और तिलहन की शीघ्र बुआई की आवश्यकता हो गई है। रबी 2022-23 के लिए सरकार दलहन और तिलहन के बीज के नियमित वितरण के अलावा विभिन्न राज्यों के मानसून की कमी वाले क्षेत्रों को लक्षित करते हुए दलहन और तिलहन के बीज मिनी किट उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रही है। राष्ट्रीय बीज निगम, नेफेड आदि
कैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मिनी किट प्रदान की जा रही है और ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से वित्त पोषित हैं। सरकार ने किसानों के लिए हाल में जारी की गई अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर बीज मिनी किट कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सरकार 2022-23 तक एक विशेष कार्यक्रम तूर, मसूर, उड़द 370 भी लागू कर रही है, जिसके माध्यम से मसूर के तहत 120 जिलों और उड़द के तहत 150 जिलों को अधिकतम कवर प्रदान करने, इन लक्षित जिलों में दलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 8.3 लाख बीज मिनी किट वितरित की जा रही है। विभिन्न फसलों पर 39.22 करोड़ रुपए की लागत है। इनमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, कुसुम और अलसी शामिल हैं, जो किसानों को मुफ्त दी जाएगी। सरकार ने रबी 2021-22 के विशेष सरसों मिशन को लागू किया। इसके परिणाम स्वरूप इसकी खेती के रकबे में 20% और उत्पादन में 15% की वृद्धि हुई। इस वर्ष विशेष कार्यक्रम के तहत 18 राज्यों के 301 जिलों में रेपसीड और सरसों के 26,53,183 बीज मिनीकिट के वितरण के लिए 50.41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड एनबीबी ने राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र एनएसआरटीसी वाराणसी उत्तर प्रदेश के सहयोग से एनएसआरटीसी वाराणसी में हनी वैल्यू चेन में कृषि स्टार्टअप की भूमिका पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। मधुमक्खी पालकों, शहद स्टार्टअप्स और एफपीओ मधुमक्खी पालन में हितधारकों, विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी संगठनों, संस्थानों, राज्यों के उद्यान विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। डॉक्टर एन.के. पटले, अतिरिक्त आयुक्त उद्यान और कार्यकारी निदेशक एनबीबी ने हनी वैल्यू चेन में एग्री स्टार्टअप की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की भूमिका और मधुमक्खी पालन क्षेत्र में इसके योगदान पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शहद स्टार्टअप और एफपीओ के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनबीएचएम योजना के क्रियान्वयन का उद्देश्य शहद संग्रह, भंडारण, परीक्षण और ब्रांडिंग केंद्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है, जो अनंतः देश में मधुमक्खी पालन की क्षमता को बढ़ाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देश में सूरजमुखी तेल का संकट पैदा हो गया था, जिसके इसके दाम भी इजाफा हुआ था। लेकिन खरीफ सीजन में इसकी खूब बुआई की गई, जिससे इस साल सूरजमुखी का उत्पादन न सिर्फ लक्ष्य से ज्यादा बल्कि बीते 8 साल में खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा होने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022-23 के लिए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ सीजन में 1.40 लाख टन सूरजमुखी का उत्पादन होने की संभावना है, जो वर्ष 2021-22 के 1.12 लाख टन सूरजमुखी उत्पादन में 25% ज्यादा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित 1.30 लाख टन के लक्ष्य से भी करीब 8% अधिक है। खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही सरकार द्वारा फसलों की खरीदी का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा किसान पंजीयन भी शुरू कर दिए गए हैं। समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल फसलों की खरीद के लिए हरियाणा सरकार ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इसके लिए किसान पंजीयन पहले ही किए जा चुके हैं, परंतु कई किसान ऐसे भी हैं जो अभी तक फसल बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा पाए हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों को किसान पंजीयन का एक और मौका दिया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान हित में सरकार ने निर्णय लिया है कि मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल को पुनः एक बार 3 दिन के लिए और खोल दिया है, ताकि किसान खरीफ फसलों के पंजीकरण का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सकें। जो किसान किन्हीं कारणों से अपनी फसलों का पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, वे किसान 22 से 24 सितंबर 2022 के दौरान पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
और भारत में डेयरी सेक्टर किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने ग्रेटर नोएडा में हाल ही में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट के दौरान डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि देश के सहकारी मॉडल ने दुनिया भर के देशों में भारत को विशेष पहचान दी है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान पहुंचे। आप मदर डेयरी के स्टॉल पे हैं, किस तरह का अनुभव आपको लग रहा है? पूरी दुनिया को जानने का मौका मिलेगा। हम देखिए, अभी तक हम आज सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है। आज के दिन हम इस स्थिति में है कि हम डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दुनिया कहाँ पे है और हम उनके साथ कहाँ कम्पीट करना है, कुछ सीखना है और कुछ सिखाना है दुनिया को। तो बहुत बड़ा मौका है। बेसिकली हम सब लोग, ये मंत्रालय, ये सब स्टॉल किसानों के लिए। पोषण और आजीविका डेयरी के जरिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं पोषण को डेयरी और दूध उत्पादों से? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8.5 लाख करोड़ का दूध हम पैदा करते हैं, जो गेहूं और चावल की कीमत से भी ज़्यादा है। तो 8 करोड़ किसान परिवार जुड़े हुए हैं। इस 8.5 लाख करोड़ की कीमत या 8 करोड़ किसानों में बढ़ती है। तो गांव के स्तर पर आजीविका का सबसे बड़ा सोर्स कहेंगे और पोषण। आप देखिए, गांव के स्तर पे देश में पहले से ही हमारा दूध तो हर स्तर पे, बच्चे से लेकर शुरुआत और बुजुर्ग तक, चूँकि हमारे देश ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं, तो दूध सबसे बड़ा सोर्स है कह सकते हैं आप। न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा सोर्स भी, आजीविका का भी देश में सबसे बड़ा सोर्स। भारत का जो सहकारी मॉडल है उसको न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक आदर्श मॉडल के रूप में जाना जाता है। और निश्चित तौर पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम वैश्विक जगत को एक आदर्श मॉडल देकर सहकारिता के जरिए विश्व गुरु बनने का जो सपना है डेयरी सेक्टर में साकार करने की ओर अग्रसर है। क्या कहेंगे? देखिए, 20,000 करोड़ कर्नाटका, अमूल जाइए शायद 55,000 करोड़ रुपए। आप मदर डेयरी पे खड़े, ये भी किसानों के लिए भारत सरकार की संस्था है। तो और जहाँ जिन प्रदेशों में हम कमजोर है, अभी असम को एनडीडीबी अपने हाथों में लिया है, बिहार मजबूती से खड़ा है। यही एकमात्र ऐसा मॉडल है कोऑपरेटिव जिससे किसान को 70% से ज़्यादा जो कीमत जिसमें दूध बिकता है किसान को मिलती है, किसी और मॉडल में नहीं बिक सकती। तो ये मॉडल ही देश में हर प्रदेश, हर गाँव तक हमें ले जाना पड़ेगा। तो केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, जिनका माना कि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के जरिए एक और जहां भारत के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक जानने का अवसर मिलेगा, वहीं भारत के सहकारी मॉडल को वैश्विक जगत पर प्रतिस्थापित करने का काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में किसान प्रदर्शनी एवं किसान गोष्ठी का लखनऊ से वर्चुअल उद्घाटन कर सभागार में उपस्थित किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता है, विगत 50 वर्षों से दीनदयाल धाम ग्राम में किसानों के विकास के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। ये कार्यक्रम देश के लिए एक ट्रेंड बना है। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रदेश और देश में चल रही सभी योजनाओं के बारे में किसानों को अवगत आगामी 5 वर्षों में खेती के लिए सिंचाई हेतु ट्यूबवेल के लिए बिजली या सोलर बिजली के माध्यम से कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खेती में किसानों की लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाने की योजना लागू की गई है। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए सब्जी एवं फलों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मथुरा के कोसी कला के पास ही पैप्सिको के साथ मिलकर बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें किसानों के लाखों क्विंटल आलू की खपत होगी और किसानों को आर्थिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, प्रदेश के सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट कर विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का कार्य भी सरकार करने जा रही है। सरकार अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक और तन के लिए पूरी पतिव्रता के साथ कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर और गोंडा का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रदेश में वर्तमान में 14 जनपद के 247 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 16 जनपदों में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के 7 जनपदों में 8 एनडीआरएफ की
टीमें लगाई गई हैं। गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, बहराइच, अयोध्या, बरेली में 8 टीमें लगाई गई हैं। प्रदेश के 10 जनपदों में एसडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गई हैं। वहीं बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, इटावा, अयोध्या, मिर्जापुर में एसडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गई हैं। प्रदेश के 46 जनपदों में पीएसी की 17 कंपनियों के 44 टीमें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर जल जमाव से यातायात मुश्किल में है। सड़कों और गलियों में जल जमाव से आवाजाही में भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग ने अभी भारी बारिश का अंदेशा जताया है। इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव और राजधानी लखनऊ में भी जिला अधिकारियों ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान धान की कुल उपज 10,70,40,000 टन के पार जा सकती है। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में धान की खरीद फरोख्त मामूली बदलाव के साथ हो रही है। गुरुवार को इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में धान की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 21 सितंबर को धान का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 22 सितंबर को 50 रुपए बढ़कर 2,050 रुपए हो गया। गुजरात की देहगांव मंडी में 21 सितंबर को धान का भाव था 1,687 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 12 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,675 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 सितंबर को धान का भाव रहा 1,890 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,880 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही सीतापुर मंडी में भी धान के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 21 सितंबर को धान का भाव था 1,625 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 5 रुपए की कमजोरी आई और भाव हो गया 1,620 रुपए। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 22,90,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 3,83,99,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,06,89,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई करते रहे, वहाँ ग्वार के खेत में सिंचाई कर ले। इसी तरह मूंग के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान किन्नू की रुपाई करे, किन्नू के बागों से खरपतवार निकाले। इस समय प्याज की रुपाई कर ले। यहीं टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। इसके अलावा लाल मिर्च की भी रुपाई करे। लाल मिर्च के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। साथ ही फूल गोभी की रुपाई करते रहे। यहाँ किसान पत्ता गोभी की रुपाई कर ले। राजस्थान में बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करे। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहे। गुजरात में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। यहाँ धान के खेत में निराई करे। धान के खेत से खरपतवार निकाले। यहाँ कपास के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। किसान सोयाबीन के खेत में निराई करते रहे। इसके साथ ही टमाटर की रुपाई करे। गुजरात में लाल मिर्च की रुपाई कर ले। लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करे। किसान केले के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। गुजरात में मूंग की कटाई करने का समय उपयुक्त है। किसान बैंगन के खेत की उचित देखभाल करते रहे। इस समय अरंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें।
ये समय मूली की पूसा चेत की किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेत की नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेत की किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का विमोचन किया। किताब का नाम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स मई 2019 मई 2020 है। इस अवसर पर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनिंदा भाषणों के साथ साथ उनके विजन और विचार भी शामिल किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये पुस्तक मोदी 2.0 का एक संग्रह है जिसमें 86 अध्याय और 10 भाग हैं, जिसमें हर तबके के बारे में संग्रहित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्लेयारपति विनायक मंदिर में दर्शन किए। भाजपा अध्यक्ष ने कराईकुडी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिमी बंगाल के 24 परगना में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम बंगाल में विकास चाहते हैं और यहां की राज्य सरकार उस प्रकार विकास कार्य नहीं करा पा रही है जैसा होना चाहिए। दिल्ली के राउ एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई को ट्रांसफर करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब स्पेशल जज विकास ढुल की कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कथित हड़ताल ने हिंसा का रूप इख्तियार कर लिया है। इस दौरान पीएफआई कार्यकर्ता द्वारा केरल से लेकर तमिलनाडु तक जमकर तोड़फोड़ की गई। भारतीय रेलवे बड़े पैमाने पर डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा दे रही है। ई कैटरिंग सेवा वर्तमान में 310 रेलवे स्टेशनों पर 1755 सेवा प्रदाताओं और 14 फूड एग्रीगेट्स के माध्यम से उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,383 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,424 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 217.26 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे